मायके का दिखावटी वर्सेस ससुराल का छुपा हुआ प्यार। घर के आंगन में आज हलचल होती है। कई रिश्तेदार आए होते हैं। कोई सोफे पर बैठा होता है, कोई कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। रसोई के कोने में गौरी बर्तन धो रही होती है। हाथ एकदम ठंडे पानी में डूबे होते हैं, उंगलियां सिकुड़ और हाथ सुन्न होते हैं। चेहरे पर थकान होती है। तभी बाहर से प्रियंका तेज चलते हुए अंदर आती है। गौरी दिख नहीं रहा क्या? बाहर मेहमान बैठे हैं। भाभी बस ये 2 बर्तन रह गए हैं, फिर बना दूं। प्रियंका गुस्से से उसे देखती है। अक्ल है या नहीं तुझे? बर्तन बाद में फोड़ लेना, पहले सबके लिए चाय बना और सबको दे। इतना कहकर प्रियंका अचानक गौरी के बाल पकड़ लेती है। भाभी मुझे दर्द हो रहा है। प्रियंका उसे खींचते हुए गैस की तरफ ले जाती है। समझ में आया? पहले चाय फिर कुछ भी करना, मुझे तेरे से मतलब नहीं है। जी भाभी, अभी बनाती हूँ। प्रियंका बाहर चली जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद गौरी ट्रे में चाय के कप लेकर बाहर आती है और सिर झुकाकर खड़ी होती है। सोफे पर योगेश बैठा होता है मोबाइल देखते हुए। पास में प्रिया और विवेक और 2 रिश्तेदार हंसते हुए अपने किसी मजाक में लगे होते हैं। चाय रखते ही प्रियंका ने मीठी दिखावटी मुस्कान लगा लेती है। देखिए जी, ये है मेरी प्यारी ननद गौरी। मैं तो इसे अपनी छोटी बहन से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। गौरी हैरानी से देखती है और सबको चाय देती है। हमारे घर का चिराग है ये। जब इसकी शादी हो जाएगी ना, तो मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। अरे वाह, ऐसी भाभी मिलना तो किस्मत की बात है। गौरी, तुम्हारे तो मजे आ गए बेटा। अरे आजकल की दुनिया में ऐसी भाभी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। सब प्रियंका की तारीफों के पुल बांध देते हैं। गौरी हल्की मुस्कान लाने की कोशिश करती है, लेकिन होठ कांप रहे होते हैं और आंखें झुका लेती है। तभी प्रियंका सबके सामने मुस्कुराते हुए लेकिन आंखें बड़ी करके इशारा करती है रसोई में जाने का। गौरी इशारा समझ लेती है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई में चली जाती है। पीछे से प्रियंका की आवाज आती है। देखिए कितनी संस्कारी है, बिना कहे सब समझ जाती है। बाहर सबके सामने प्यार और अंदर सिर्फ हुक्म, ताने और दर्द। कैसा प्यार है ये। अगले दिन सुबह गौरी कड़कड़ाती ठंड में बाहर आंगन में जमीन पर रखे टब के पास बैठी होती है। हाथों में साबुन लगा कपड़ा रगड़ते रगड़ते उसकी उंगलियां लाल हो जाती हैं। ठंड से हथेलियां सुन्न पड़ रही होती हैं, फिर भी वो चुपचाप कपड़े धोती जा रही होती है। तभी दरवाजे की तरफ से प्रियंका आती है। सामने नजर उठाकर गली की तरफ देखती है। 3-4 औरतें उनके घर आती नजर आ रही होती हैं। प्रियंका पल भर में पलट जाती है। वो झट से गौरी के पास आती है और उसके हाथ से कपड़े छीन लेती है। भाभी, मैं कर लूंगी। लेकिन प्रियंका पहले ही कपड़े पानी में भिगोकर रगड़ने लगती है। उसी वक्त औरतें घर के अंदर आती हैं। अरे प्रियंका, तू क्यों धो रही है कपड़े? अरे बस, मैं अपनी ननद से ज्यादा काम नहीं करवाना चाहती। इतनी ठंड में ये अगर काम करेगी ना, तो इसकी उंगलियां सूज जाएंगी। पिछली बार तो इसके पैरों की उंगली भी सूज गई थी। गौरी की नजरें झुका लेती है। देख गौरी, तेरी भाभी कितनी अच्छी है। ऐसी भाभी तो बड़े नसीब से मिलती है। गौरी हल्की सी गर्दन हिलाती है और होठों पर झूठी मुस्कान होती है। अच्छा, मैं तो ये कहने आई थी कि कल मेरे घर किटी पार्टी है, आ जाना सब। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। औरतें बैठकर बातें करने लगती हैं और गौरी चुपचाप एक कोने में खड़ी रहती है। रात को खाने की मेज पर सब बैठे होते हैं। योगेश, प्रियंका, उनके बच्चे, प्रिया और विवेक और सुधा सब अपनी अपनी जगह बैठे होते हैं। गौरी सबको खाना परोसती है और वो धीरे से कुर्सी खींचकर बैठने ही वाली होती है कि तभी सुधा का गुस्से भरी आवाज में, ए लड़की, तुझे दिख नहीं रहा? हमारा पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा है। तू कौन होती है हमारे साथ बैठने वाली? जब हम सब खा ले तब तू अकेली खाना खाया कर। आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। तो भूख लगी है तो मैं क्या करूं? मैंने तेरी भूख का ठेका थोड़ी ना लिया है। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ कहे सिर झुकाकर वहां से चली जाती है। प्रियंका, तुम्हें इतना भी नहीं करना चाहिए था और अपनी मम्मी को भी समझाना चाहिए। गौरी के साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। तुम ज्यादा मत बोलो। तुम्हें नहीं पता ये पूरे दिन कितना ड्रामा करती है, और मम्मी ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। तुम्हें पता है ना, सारी प्रॉपर्टी इसी के नाम है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। टेबल पर सब खाना खाते हैं और रसोई के कोने में गौरी भूख और आंसुओं के साथ चुपचाप बैठी रहती है। अगली सुबह योगेश कमरे में इधर उधर सामान बिखेरते हुए अपनी फाइल, मोबाइल और पर्स ढूंढ रहा होता है। शर्ट के बटन उल्टे सीधे लगे होते हैं और चेहरे पर चिढ़न होती है। आज फिर मैं लेट हो गया। प्रियंका, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या?
सुबह सुबह मेरा लंच पैक करने तक की फुर्सत नहीं है तुम्हें। इसी वक्त प्रियंका नींद में डूबी होती है, बाल बिखरे हुए कमरे से बाहर आती है। इतनी लेट उठती हो, सारा काम उसी पर डाल रखा है। हद है यार, हद है। मैं रोज सुबह भूखा ऑफिस जाता हूँ, तुमने तो बिल्कुल हद कर रखी है। प्रियंका के चेहरे का रंग बदल जाता है, आंखों में नींद नहीं गुस्सा होता है। वो कुछ कहे बिना सीधा रसोई की तरफ जाती है। रसोई में गौरी चूल्हे के सामने खड़ी सब्जी काट रही होती है। पास ही एक बाल्टी में रॉड में पानी गर्म हो रहा होता है, जिससे भाप उठ रही होती है। प्रियंका ने बिना एक पल गंवाए बाल्टी से गर्म रॉड उठाती है। गौरी कुछ समझ पाती उससे पहले प्रियंका ने उसका हाथ पकड़ लेती है। भाभी, आप क्या कर रही हो? प्रियंका ने गर्म रॉड उसके हाथ पर लगा देती है। भाभी छोड़ दो, मेरा हाथ बहुत ज्यादा जल रहा है। प्रियंका की आंखों में कोई पछतावा नहीं होता है। तुझे 2 रोटियां तक बनानी नहीं आती? तेरी वजह से मुझे कितनी डांट खानी पड़ती है। गौरी दर्द से कांप रही होती है और हाथ खींचने की कोशिश भी करती है। मैं बना रही थी भाभी, बस थोड़ी देर लगती। मेरा हाथ जल रहा है, छोड़ो। प्रियंका उसे झटका देकर हाथ छोड़ देती है। हाँ, जलन भी चाहिए। जब तू मेरे साथ इतना बड़ा करेगी ना, तो तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। और आगे जब ससुराल जाएगी ना, तब पता चलेगा। वहाँ तो तेरे नाटक कोई नहीं झेलेगा। गौरी फर्श पर बैठ जाती है, हाथ लाल पड़ चुका होता है और छाले पड़ने लगते हैं। आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, पर आवाज बाहर नहीं निकल रही होती है। उधर कमरे में योगेश जल्दी जल्दी जूते पहन रहा होता है। उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, या शायद उसने सुनना नहीं चाहता है। रात में गौरी खिड़की के पास जमीन पर बैठी अपने घुटनों में सिर छुपाए रो रही होती है। आंसू लगातार गालों से बह रहे होते हैं। उसके सामने एक पुरानी सी कॉपी रखी होती है, उसी में उसकी दुनिया बसती है, उसकी शायरी। कांपते हाथों से एक लाइन लिखती है, दिखावे के रिश्तों में सांस लेना भी सजा बन गया है। उसी समय दरवाजा जोर से खुलता है। प्रियंका कमरे में आती है। ओह, तो यहाँ बैठी है मैडम। तुझे जरा भी होश है या नहीं? तूने मुझे और बच्चों को दूध नहीं दिया। भाभी, मैं अभी देने वाली थी। प्रियंका की नजर किताब पर पड़ती है। ये क्या है? पूरा दिन किताबों में लिखती रहती है। वो झपट्टा मारकर गौरी के हाथ से किताब छीन लेती है। भाभी मत लो, वो मेरी। लेकिन प्रियंका ने एक पल में किताब के पन्ने फाड़ देती है। कागज हवा में बिखर जाते हैं और गौरी की चीख गले में ही दब जाती है। भाभी, मेरी शायरी, वो मेरा सपना था। प्रियंका ने फटे पन्ने फर्श पर फेंक देती है। सपने? पहले घर का काम सीख ले, इन बकवास से पेट नहीं भरता। प्रियंका कमरे से निकल जाती है और गौरी वहीं बैठी रहती है। फर्श पर बिखरे कागजों को देखती है, फिर उन्हें सीने से लगा लेती है। इस दिखावे के प्यार में तो मेरा दम घुट रहा है, हर सांस भारी लगती है। आगे ससुराल में भी यही सब झेलना पड़ेगा, लेकिन कम से कम वो लोग सामने से जो कहेंगे वही करेंगे। यहाँ तो प्यार भी छलावा है। उसकी आंखों में डर होता है। अगले दिन सुबह सुधा ड्राइंग रूम में बैठी होती है और गौरी झाड़ू लगा रही होती है। सुधा के चेहरे पर बनावटी चिंता, आंखों में चालाकी होती है। गौरी, तू अभी से इतना रोती रहती है, सोच ससुराल में क्या होगा। गौरी चुपचाप सिर उठाकर देखती है। वहाँ तो कोई तेरा नहीं होगा, न माँ न बाप न भाई, सब पराए लोग। गौरी की सांस अटक जाती है। और सुन, ससुराल में अगर जरा सी भी गलती हो गई ना, तो वहाँ तो तेरी हालत इससे भी खराब होगी। गौरी के हाथ कांपने लगते हैं। यहाँ तो फिर भी अपना घर है, वहाँ तो हर बात पर तुझे सुनाया जाएगा। इतना कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है। गौरी की आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं बल्कि कड़वाहट भी भर जाती है। अगर हर जगह यही होना है तो फिर भरोसा किस पर करूं? अगले दिन कॉलेज का ऑडिटोरियम खचाखच भरा होता है। आज फर्स्ट ईयर कल्चरल फेस्ट का लास्ट दिन होता है। सिंगिंग और पोइट्री कंपटीशन होता है। माइक के सामने गौरी खड़ी होती है। दिल तेज तेज धड़क रहा होता है, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून होता है। वो माइक पकड़कर बोलना शुरू करती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते, बस आवाज बनकर सीधे दिल तक चले जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी होती है, और मेरी कहानी में खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। लास्ट लाइन के साथ ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। बच्चे खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, वाओ, कमाल है। एक बार फिर। ऑडियंस में बैठा एक लड़का बस उसे देखता ही रह जाता है। यार, इसकी आवाज में कितना दर्द है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। स्टेज से उतरते ही गौरी के चारों तरफ बच्चे घिर जाते हैं। आपकी शायरी दिल छू गई। इतना सच कोई कैसे लिख सकता है? सब तारीफ करते हुए उसे हाथ मिला रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद मुकुल आगे आता है। हाय, आपने बहुत अच्छी शायरी की। आपकी आवाज में बहुत दर्द था और आपका हर शब्द सीधे दिल को छू रहा था। थैंक यू।
उनकी आंखें पहली बार मिलती हैं और दोनों देखते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। इसके बाद कॉलेज में अक्सर उनकी मुलाकात होने लगती है, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, तो कभी क्लास के बाद। एक दिन पूरी क्लास खाली होती है। गौरी अपनी सीट पर बैठी होती है और कॉपी में कुछ लिख रही होती है। मुकुल उसके बगल वाली बेंच पर बैठ जाता है और वो चुपचाप उसे लिखते देख रहा होता है। तुम्हें शायरी से कितना प्यार है ना? हाँ, मुझे शायरी लिखना बहुत पसंद है। यही तो है जो मुझे जिंदा रखती है। जितना तुम्हें शायरी से प्यार है उतना मुझे तुमसे प्यार है। गौरी अचानक रुक जाती है। उसने चौंक कर मुकुल की तरफ देखती है। ये क्या कह रहे हो तुम? गौरी, तुम मुझे सच में बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरे भैया भाभी को ये सब पता चल गया ना तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा और सही मायने में हम अपने रिश्ते को ऑफिशियली करेंगे। ठीक है। अगले दिन दोपहर में ड्राइंग रूम में कुर्सियां सजी होती हैं। मुकुल के घर वाले सामने बैठे होते हैं। देखिए, हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो बस गौरी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमारे घर में भगवान की कृपा से सब कुछ है। हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सुनते ही प्रियंका के चेहरे पर खुशी चमक उठती है। अरे वाह, इसकी शादी तो फ्री में ही निपट जाएगी। जो पैसे बचेंगे वो सब मैं अपनी बेटी की शादी में लगवाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? योगेश चुपचाप बैठा होता है। फिर उसने हल्का सा खांसा और गौरी को आंखों से इशारा करता है अंदर आने का। कमरे में घुसते ही योगेश का चेहरा बदल जाता है। देख, तेरे लिए कितना अमीर रिश्ता आया है और मम्मी पापा ने तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम ही कर रखी है। हाँ, तो मम्मी पापा ने मेरे नाम की है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। योगेश की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो अचानक गौरी का हाथ पकड़ लेता है और पीछे की तरफ मरोड़ देता है। अगर तूने प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की ना तो देख लेना, मैं तेरी जान ले लूंगा। ले लो प्रॉपर्टी, क्या सब ले लो, मेरी जान भी ले लो। इस घर से जाने का अच्छा रास्ता कोई नहीं है। या तो मैं यही मर जाऊं या फिर किसी दूसरे के घर चली जाऊं। ये मेरे लिए घर नहीं, नर्क है। योगेश कुछ नहीं बोल पाता, बस चुपचाप बाहर चला जाता है। रात को सब सो जाते हैं। टेबल पर प्रॉपर्टी के कागज रखे होते हैं। गौरी देर तक उन्हें देखती रहती है और फिर आंखें बंद करती है। अगर ये कागज मेरी आजादी की कीमत है तो ठीक है, यही सही। वो कांपते हाथों से साइन कर देती है। कुछ दिनों बाद गौरी और मुकुल की शादी हो जाती है और बड़े प्यार से गौरी का गृह प्रवेश होता है। अगले दिन घर में रौनक थी। ड्राइंग रूम में कालीन बिछा होता है और गौरी साड़ी में सजी सिर झुकाए बैठी होती है। उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है। आस पड़ोस की औरतें एक एक करके आती हैं। सब गौरी के सामने मुस्कुरा रही होती हैं। बहू तो बड़ी सलीकेदार है कमला, नजर उतार तू कहीं लग ना जाए। हाँ भाई, चेहरे पर कितनी शांति है। घर में सच्ची लक्ष्मी आई है। मेरी बहू है, प्यारी तो होगी ही। गौरी चुपचाप सुनती है। गौरी बेटा, जरा रसोई से पानी ले आना। गौरी सिर हिलाकर उठी और रसोई की तरफ चली जाती है। ड्राइंग रूम में बैठी औरतें बुराइयां शुरू कर देती हैं। अरे कमला, तू खुद तो इतने अमीर परिवार की है और बहू इतने हल्के परिवार से ले आई। कुछ ज्यादा ही गरीब सी लगती है बहू तो। हाँ भाई, आजकल तो घर की शान देखकर रिश्ते होते हैं। पता नहीं क्या सोचा इन्होंने। कमरे में हल्की सी खुसर फैलने लगती है। तभी कमला का चेहरा सख्त हो जाता है। मेरी बहू से तुम्हें क्या लेना देना? वो जैसी भी है मुझे बहुत प्यारी है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रसोई के दरवाजे पर खड़ी गौरी ये सब सुन लेती है। हाथ में पानी का जग हल्का सा कांप रहा होता है। ये जो बातें अभी हो रही थी, क्या ये असलियत है या फिर वही दिखावा जो मैं अपने मायके में रोज देखती थी? मेरे मायके वाले सामने प्यार दिखाते थे और पीठ पीछे जहर उगलते थे। वो जाकर पानी का जग टेबल पर रख देती है और कमला की तरफ देखती है और उन्हें देखकर मुस्कुराती है। अगले दिन घर के कमरे में दादी अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी होती हैं। गौरी बेटा, इधर आ। गौरी थोड़ा झिझकते हुए अंदर आती है। सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। दादी उसके हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेती है। फिर अपने पल्लू से चाबी का गुच्छा निकाल कर उसके हाथ पर रख लेती है। बेटा, आज से इस घर की सारी चाबियां तेरे पास रहेंगी। दादी, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज से इस घर पर तेरा हक है और साथ ही ये सारी जिम्मेदारी भी। ये चाबियां मैंने आज तक कमला को भी नहीं दी, लेकिन मुझे भरोसा है कि तू ये सब संभाल लेगी। गौरी की आंखें भर आती हैं। किसी ने पहली बार उसे हक और भरोसा एक साथ दिखाया है। दादी ने उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। बहुत दिनों बाद गौरी को ऐसा लगता है जैसे किसी माँ की गोद मिली हो। थोड़ी देर बाद गौरी चुपचाप वहां से चली जाती है। तभी कमला कमरे में आती है। माँ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो आपने मुझे भी आज तक नहीं दी। बेटा, मुझे उस पर बहुत भरोसा है। वो बहुत साफ दिल की प्यारी बच्ची है। उसके मन में कोई छल नहीं, कोई चोर नहीं। हाँ माँ, आप सही कह रही है।
वो बहुत ही प्यारी बच्ची है और ऐसा लगता है कि मायके में बहुत दुखी रही है, हमेशा चुप चुप सी रहती है। कोई बात नहीं, हम उसे इतना प्यार देंगे कि एक दिन हमारा प्यार उसके सारे पुराने दर्द को भुला देगा। दरवाजे के पास खड़ी गौरी ये सारी बातें चुपके से सुन लेती है। कहाँ मेरे मायके वाले दिखावे का प्यार करते थे और कहाँ मेरे ससुराल वाले बिना बताए इतना गहरा प्यार दे रहे हैं। उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन शाम को गौरी दादी के पास बैठी सब्जी साफ कर रही होती है। उसके चेहरे पर शांति होती है। दरवाजे से ससुर जी अंदर आते हैं। हाथ में एक छोटा सा डिब्बा होता है। अरे गौरी बेटा, जरा इधर आना। जी पापा जी। ये लो। गौरी ने हैरानी से डिब्बा देखती है, धीरे धीरे खोलकर देखती है। अंदर एक नया मोबाइल फोन रखा होता है। पापा, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे बेटा, जरूरत थी। इस बढ़ते जमाने में तू क्यों पीछे रहेगी? और वैसे भी तेरी पहली रसोई पर मैंने कुछ गिफ्ट नहीं दिया था। मेरे मायके में मुझसे कभी पूछा नहीं गया कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। और हाँ बेटा, ये तेरा घर है और यहाँ तुझे बिना मांगे भी सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुझे जो भी चाहिए हो बेझिझक बता दिया कर। गौरी, प्यार हमेशा बोला नहीं जाता, कभी कभी चुपचाप जताया भी जाता है। जहाँ पहले हर चीज के लिए डांट मिलती थी, आज बिना मांगे इतना अपनापन मिल रहा है। अगले दिन रात को गौरी शीशे के सामने बैठी अपने गीले बालों में कंघी कर रही होती है और खुद में खोई होती है। तभी दरवाजे की हल्की सी आवाज आती है। मुकुल ऑफिस से घर आ जाता है। वो चुपचाप पीछे से आकर अचानक दोनों हाथों से गौरी की आंखें बंद कर लेता है। अरे आप क्या कर रहे हैं? खोलिए ना मेरी आंखें। अरे नहीं, पहले एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने एक छोटा सा डिब्बा रख देता है। आप खोलो, लेकिन आंखें अभी नहीं, पहले ये बॉक्स खोलो। गौरी धीरे से डिब्बा खोलती है। अंदर सोने का खूबसूरत हार चमक रहा होता है। गौरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कुछ पल बस हार को देखती ही रह जाती है। ये तो बहुत सुंदर है, आपने मेरे लिए? मुकुल ने कोई जवाब नहीं देता है। वो पीछे से आकर बड़े प्यार से अपने हाथों से गौरी को वो हार पहना देता है। जब तुम मुस्कुराती हो ना, तो ये हार भी फीका लगने लगता है। गौरी की आंखें नम हो जाती हैं। वो शीशे में खुद को देखती है। अगले दिन दोपहर को घर में हलचल होती है। नंद के दोस्त मिलने आए होते हैं। सब हॉल में बैठे बातें कर रहे होते हैं। गौरी रसोई से चाय लेकर आती है। साड़ी के ऊपर उसने सर्दी से बचने के लिए एक साधारण सी जर्सी पहन रखी होती है। अरे यार, तेरी भाभी को बिल्कुल फैशन सेंस नहीं है। साड़ी के ऊपर जर्सी कौन पहनता है? पुराने जमाने वाली लग रही है। हाँ सही कहा, आजकल तो मॉडर्न होना चाहिए ना। गौरी के हाथ कांप जाते हैं। वो चुपचाप चाय रखकर जाने लगती है कि तभी नंद अचानक खड़ी हो जाती है। मेरी भाभी के बारे में कुछ कहने की हिम्मत मत करना। सब चुप हो जाते हैं। वो जैसी भी है बहुत अच्छी है। उन्हें फैशन नहीं आता है, पर वो दिल से खरा सोना है और मुझे ऐसी भाभी पर बहुत गर्व होता है। गौरी की आंखें भर आती हैं। वो पहली बार किसी को अपने लिए इतनी मजबूती से खड़ा देख रही होती है। शायद यही होता है ससुराल का अपनापन, जहाँ कमजोरी पर नहीं, इज्जत पर साथ मिलता है। अगले दिन शाम को हल्की ठंड और बाजार में अलग ही रौनक होती है। आयुष गौरी की शॉपिंग कराने लेकर आया होता है। गौरी एक बड़े से शोरूम में ड्रेस देख रही होती है। साधारण साड़ी के ऊपर वही जर्सी पहने हुए वो एक खूबसूरत ड्रेस को बस छूकर देख रही होती है। तभी वहां एक खड़ा एम्प्लॉई उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। अरे मैडम, आपकी तो औकात भी नहीं है इस ड्रेस को लेने की। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? पहनी हुई है 19वीं सदी की साड़ी और चाहिए 50,000 की ड्रेस। गौरी शर्मा जाती है। उसके हाथ से ड्रेस छूट जाती है। वो कुछ कह नहीं पाती। तभी पीछे से आयुष की आवाज आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी से ऐसे बात करने की? एम्प्लॉय पलट कर देखता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुम्हें पता भी है ये कौन है? और जिस ड्रेस पर तुम इनका मजाक बना रहे हो ना, वो मेरी भाभी हैं। और ये ड्रेस क्या दुनिया की हर चीज डिजर्व करती हैं। सॉरी सर, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। ये ड्रेस अभी के अभी पैक करो। पर सर, ये तो लिमिटेड एडिशन है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये ड्रेस अभी चाहिए। एम्प्लॉय चुपचाप ड्रेस पैक करने चला जाता है। आयुष ड्रेस गौरी के हाथ में दे देता है। अरे देवर जी, आपको इतनी महंगी ड्रेस खरीदने की क्या जरूरत थी? भाभी, आपकी बेइज्जती करने का किसी को कोई हक नहीं है और मैं किसी को भी आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलने दूंगा। गौरी की आंखें भर आती हैं। मैं कितनी गलत थी। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। यहाँ कोई दिखावे का प्यार नहीं, यहाँ तो सच्चा अपनापन है। ये लोग मुझे घर की बहू नहीं, घर का सदस्य समझते हैं। गौरी, तुम्हें अपने शायरी फिर से कंटिन्यू करनी चाहिए। तुम कितनी अच्छी शायरी लिखती हो। कॉलेज में तुम्हें अवार्ड भी मिला था। शायरी तो मैं आज भी लिखती हूँ, लेकिन स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाती।
बहुत ज्यादा घबराहट होती है। नहीं, तुम कर सकती हो। जिस दर्द को तुम शब्द देती हो वो हर दिल तक पहुंचेगा। गौरी चुप रहती है। एक शायरी शो है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। तुम अकेली नहीं जाओगी, पूरा ससुराल तुम्हारे साथ होगा। गौरी की आंखों में डर और उम्मीद दोनों चमक उठते हैं। अगले दिन बड़े से ऑडिटोरियम में लोगों की भीड़, रोशनी, माइक लगा होता है। गौरी स्टेज के पीछे खड़ी होती है, हाथ कांप रहे होते हैं। दादी उसे गले लगाती हैं, सास माथा चूमती है, ससुर आशीर्वाद देते हैं, देवर नंद तालियां बजाते हैं। जाओ, आज तुम्हारी आवाज सबको अपने वश में कर लेगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। गौरी गहरी सांस लेती है और स्टेज पर जाती है। माइक के सामने खड़ी होकर वो शायरी शुरू करती है। मायके में मुस्कानें थी, पर वो आईने जैसी थी। सबके सामने चमकती, पीठ पीछे टूट जाती थी। जहाँ अपने कहते थे हम हैं, वहीं अकेलेपन का शोर था। प्यार दिखावे का था, वहाँ दिल रोज कमजोर था। फिर आई मैं एक ऐसे घर जहाँ शब्द कम, एहसास ज्यादा थे। जहाँ गले लगाने से पहले कोई सवाल नहीं, बस अपने थे। मायके का दिखावटी प्यार, ससुराल का छुपा हुआ प्यार पाया। जो बिना कहे हर दर्द समझे, वही मेरा सच्चा साया। पूरा हॉल सुन्न हो जाता है। फिर अचानक तालियों की गूंज उठती है। स्टेज के नीचे सारे ससुराल वालों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मुकुल गर्व से देख रहा होता है। सब लोग घर पहुंच जाते हैं। घर में सन्नाटा होता है, सबके चेहरे उतरे होते हैं। गौरी, क्या तुम्हारे मायके में वाकई तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था? गौरी कुछ पल चुप रहती है, फिर सब कुछ बता देती है और सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दादी उसका हाथ थाम लेती है। पर इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। सब उसे देखते हैं। आप लोगों के प्यार ने वो सारे दर्द भुला दिए। आज मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। सास उसे सीने से लगा लेती है। जहाँ कभी दर्द मेरी पहचान था, आज प्यार मेरी ताकत है। जिस मायके में कभी दिखावटी प्यार के नाम पर गौरी की हर सांस घुटती थी, वहीं अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। योगेश ने पूरी प्रॉपर्टी बेच दी होती है और पैसा धीरे धीरे उड़ा देता है। शौक, दिखावा और गलत फैसलों में सब खत्म हो जाता है। एक रात विवेक की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा। लेकिन उनके पास एक एक रुपया भी नहीं होता। एक दिन अचानक गौरी के ससुराल के दरवाजे पर जोर से घंटी बजती है। गौरी घबरा कर दरवाजा खोलती है। सामने प्रियंका खड़ी होती है, बिखरे बाल, लाल आंखें, कांपता शरीर, और अचानक प्रियंका गौरी के पैरों में गिर जाती है। गौरी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मेरे बेटे के साथ तुम ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसकी जान बचा लो, वो बहुत ज्यादा बीमार है। गौरी सन्न रह जाती है। पीछे खड़ा पूरा ससुराल ये सब देख रहा होता है। गौरी बिना कुछ कहे प्रियंका को उठाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। चलो पहले बच्चे को बचाते हैं। पूरी फैमिली तुरंत अस्पताल पहुंचती है। मुकुल आगे बढ़कर सारे खर्च की जिम्मेदारी खुद उठा लेता है। पैसे की चिंता मत कीजिए, पहले बच्चे का इलाज होगा। गौरी अंदर अपने भाई योगेश से मिलने जाती है। योगेश का चेहरा शर्म से झुका हुआ होता है। बाहर प्रियंका फूट फूट कर रो रही होती है। तभी सास उसके पास आती है। तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया, ऐसे तो कोई गैर भी नहीं करता। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया। पता नहीं किस जन्म का बदला मैंने गौरी से निकाला। जो दर्द मैंने उसे दिया, उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। गौरी बाहर आती है और प्रियंका उसे देखते ही फिर हाथ जोड़ लेती है। गौरी, मुझे माफ कर देना। मैं जितनी भी माफी मांग लूं कम ही है। भाभी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे बड़ी हैं। गौरी आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लेती है। आपके दिए हुए दर्द को मैं भूल तो नहीं सकती, लेकिन आपको माफ जरूर कर सकती हूँ। मायके की दिखावटी प्यार ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी थी, लेकिन ससुराल के छुपे हुए प्यार ने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। गौरी प्रियंका को गले लगा लेती है। योगेश गौरी के सामने हाथ जोड़ देता है। गौरी, मुझे माफ कर दो बहन। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। गौरी उसे भी गले लगा लेती है और विवेक के ऑपरेशन के बाद सब लोग एक साथ विवेक को घर लेकर आते हैं और फिर गौरी अपने घर चली जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।